क्यों भाई, आवाज आवाज जा रही है आप लोगों के पास? तो चलिए आज स्टार्ट करें आगे के चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट चैप्टर में, बताइए जरा तो सभी लोग। तो मैं भूल गया हूँ, काफी दिन बाद मैंने लेक्चर को वो किया था। ठीक है, बताएंगे क्या आप लोग क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर में? जल्दी बताइए, अब तुरंत तुरंत के तुरंत स्टार्ट करते हैं। बताइए आप सभी लोग, आवाज तो जा रही है, मैंने देख लिया। चलो बताइए क्या थे पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, आप लोग बताइए, तब तक हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताता हूं। जैसे कुछ तत्व होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो तत्व होते हैं सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रहना आवश्यक है, क्योंकि आगे हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेक्चर मतलब जो पहला तत्व है हाइड्रोजन से याद कराने हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 1s1 होता है। इसका परमाणु भार क्या होता, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। परमाणु भार क्या होता है बताइए जरा, इसका बताइए, इसका परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। चलिए हीलियम की बात करें, दूसरा तत्व इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। 1s2 होता है। ठीक है, हीलियम का 1s2 होता है। उसके बाद लिथियम आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 टू क्या होता है? 2s1 ना, 2s1 होता है। ठीक है, इधर सभी तत्वों का याद करना आवश्यक होता है, मतलब इधर का तत्वों को याद करना आसान भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आगे के तत्वों को याद करने में थोड़ा परेशानी होगी जब आपको डी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट होंगे। देखिए अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये सभी चीजें आपको जनरल नॉलेज के तौर पे मैं बताऊंगा, जो कि आपको क्लास 11th में क्लास 10th में पढ़ लेना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, ये मैं इससे पहले जब क्लास लिया करता था 18 अप्रैल से पहले, तो मैं ये सभी चीजें आपको बताया करता था, लेकिन 18 अप्रैल के बाद थोड़ी सी मुझे परेशानी हो गई थी, मैंने बताया था आप लोगों को, उसके बाद नहीं बता रहा था, तो फिर से मैं शुरू करेंगे। लिथियम के बाद कौन सा तत्व आता है? इलेक्ट्रॉन। पहले मैंने इसका परमाणु भार परमाणु क्रमांक के साथ में याद कर चुके हैं हम लोग, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में याद करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? लिथियम के बाद क्या आता है? बोरान। बोरान, बोरान का होता है 1s2 2s2। देखिए लिथियम का इसका 1 परमाणु क्रमांक, इसका 2, इसका 3, इसका 5 होता है। इसका परमाणु क्रमांक बोरान का कितना होता है बताओ? बोरान का कितना होता है? 4 होता है, सॉरी 5 नहीं 4 होता है। ठीक है, तो 2s2 होता है। और इसके बाद बोरान के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन आता है। बोरान के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन ना कि कार्बन आता है? बताओ, बोरान के बाद नाइट्रोजन आता है कि कार्बन आता है? जल्दी बताओ, 10 तत्वों तक हम लोग चलेंगे, तब तक सभी लोग जुड़ेंगे। बोरान के बाद नाइट्रोजन आता है कि कार्बन? बताओ, बोरान के बाद नाइट्रोजन आता है कार्बन? कार्बन आता है, बहुत बढ़िया। तो ये कार्बन, देखो विनायक पढ़ाई करो, मैं आपको ऑलरेडी आज कॉल करके बात कर लूंगा। ठीक है, पढ़ाई करो आज। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। बोरान के बाद कार्बन आता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। बताओ, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है ना। ये बोरान का, ये बोरान नहीं, इसे बेरियम कहा जाता है। बोरान का 5 होता है और कार्बन का 6 होता है। कहां है दिमाग आप लोगों का? सब भूल गए? सब भूल गए हो? ये आपका समझ लो, जिसे जिसे आप इंग्लिश पढ़ते हो वहां पे वर्ड मीनिंग याद करना होता है। ये आपका इसमें ये सभी जो तत्वों का नाम होता है, ये समझ लीजिए वर्ड मीनिंग के समान होता है। अब देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोरान का? बताइए, 1s2 2s2 2p, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2p1। ठीक है, इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2 लिखेंगे। इसी तरह 7 ऑक्सीजन का होता है, इसका लिखेंगे क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताइए 3 लिखेंगे। इसी तरह 8 आपका किसका होता है बताओ? 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन ही 7 नाइट्रोजन का होता है ना। आप लोग 7 ऑक्सीजन बता रहे हो, 8 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा देखो, ध्यान दो दिमाग पे। 1s2 2s2 2p4 लिखते हैं इसका। ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखते हैं ना, आप लोग क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 9 किसका होता है बताओ? 9 किसका होता है और 10 किसका होता है? 9 किसका होता है, 10 किसका होता है बताइए? हाँ, एसपीडीएफ से निकालने सिखा दीजिए सर। मैं सिखाऊंगा, पहले आप ये याद करो, मैं निकालने दिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा सब चीजें, पहले याद तो करो आप लोग। ठीक है, 9 होता है आपका फ्लोरीन का। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो 9 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p बताओ क्या होगा? 2p5 होगा। ठीक है, 10 आपका नियान होता है। नियान की कंडीशन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p
6 होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 10 तत्वों का हुआ। ये कॉपी पे कहीं लिख लो, याद कर लेना, कल 11 से 20 हम लोग करेंगे। ठीक है, करके आना ना। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसमें देखिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें यस में जा रहा है, इसमें यस में, इसमें यस में और इसमें भी यस में। तो इन सभी तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आपका पी में जा रहा है, इसमें भी पी में, इसमें भी पी में, इसमें पी में, इसमें भी पी में, इसमें भी पी। इन सभी तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बस आज मैं इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, इतना नोट करिए फटाक से, हम तुरंत अपने टॉपिक पे आते हैं। अब मुझे जरा बताइए लास्ट लेक्चर में कहां तक हुआ था, मैं भूल गया हूं। नेहा मत करो हैंडराइज बेटा, आज पढ़ लो, हैंडराइज वगैरह छोड़ो क्योंकि समय कम है। हमें बताओ लास्ट लेक्चर में हम लोग कहां तक पढ़े थे। मानव उपचयन विभव, ये मानव उपचयन, मानक उपचयन विभव तक हो गया था। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव हो गया था। जरा बताइए किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है 10 वोल्ट है, तो इसका ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव का मान बता दीजिए। तो कल पढ़ाई नहीं, कल पढ़ाई नहीं हुई थी निशा खातून। अरे यार बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कहां तक हुआ था, मैं क्लास स्टार्ट करूं फटाक से। मैं भूल गया यार कि मुझे ही देखना पड़ेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा। 10 और -10, इसका मतलब हमने आप लोगों को यह बता रखा था, यह आप लोगों को बता रखा था कि हाँ ये सब बता रखा था ना। हाँ, इसका मतलब आपने आप लोगों को मैं मानक ऑक्सीकरण विभव बता रखा था। अच्छा ये बताया था इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पे निर्भर करता है, ये बताया था नहीं बताया था, बताइए। इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पे निर्भर करता है, ये बताया था। बताइए जरा। अच्छा ये बताओ, जो नए हैं ये आप सभी लोग यहां तक पढ़ चुके थे ना, 7-8 लेक्चर जो केमिस्ट्री में हुआ था, तो आप क्लास देख सकते हो। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पुराने लेक्चर को देखो, तभी क्लास समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। जो बात मैं क्लियर बता दिया हूं, बताइए जरा। तो एक बार बताओ यार जल्दी से, सभी लोग क्लियर करो मुझे कि मैं ही देख लूं यार, मैं देख लेता हूं, बात खत्म करो। सागर कुमार आए हैं क्या? सागर आए हो तो बता दो आप सभी, आप ही सागर बता दो कहां तक हुआ था लास्ट लेक्चर में। सागर आए हो? बताए थे, मैं देख लेता हूं यार, तुम लोगों के चक्कर में मैं टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का। अच्छा यार मैं देख लेता हूं यार, मैं कोई लास्ट लेक्चर देख लेता हूं। क्या कश्यप है मेरे -10 है ना? कितने बजे क्लास होगी? मैं अनाउंसमेंट, ठीक है? नहीं ये नहीं हुआ था शायद ना, देख लिया करो वहां पे, है ना? कोशिश रहेगी कल भी क्लास हो, लेकिन कल आप सभी लोगों के लिए अभी ये नहीं हुआ था शायद, किन बातों पे निर्भर करता है, ये नहीं हुआ था। कल हो सकता है 9:30 या 10 बजे से। किन देखो इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पे निर्भर करता, शायद ये नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। क्लियर बताओ। ठीक है ना, यस ही पढ़ेंगे, सी जिसे हम लोग कहते हैं ना। चलो ठीक है, ओके। चलो हो गया था या नहीं हो गया था, छोटी सी टॉपिक मैं उसको फिर से पढ़ा देता हूं, ठीक है, परेशान मत हो आप। छोटे से टॉपिक उसको मैं फिर से पढ़ा देता हूं, परेशान मत हो, ठीक है।
मैं फिर से पढ़ाई देता हूं, ठीक है, ध्यान दे उधर। सब लोग अभी से लेट लेट आ रहे हो, ऐसे क्लास में आओगे तो कैसे समझ में आएगा? मैं पहले स्टार्ट कर दिया होता तो फिर नहीं समझ में आया होता आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग सभी लोग डालिएगा, लेट लेट आते हो सब लोग। अरे रिवीजन कर लेना चाहिए था आप लोगों को ना, क्यों? मैं अब फिर रिवीजन कराऊंगा तो कैसे काम चलेगा? जब रिवीजन कराऊंगा तो कराऊंगा, मैं बता दूंगा कब रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। परेशान मत होना, मैं रिवीजन भी कराऊंगा, लेकिन अभी क्लास से आगे चलने दो, ठीक है। आपको पढ़ के आना चाहिए, इतना इतना किसी के भरोसे नहीं होना चाहिए आपको ना। चलिए, आप लोग लेट आते हो, मैंने 6 बजे कहा था, 6 बजे नहीं आए, अभी तो मैं स्टार्ट कर दिया होता। 6:15 पे आए हो आप लोग। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। 1 मिनट, सब लोग आ गए कि नहीं? सब लोग आ गए, स्टार्ट करें तब? चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। तो अब आप सभी लोग आगे यह जानिएगा कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह किन बातों पे निर्भर करता है, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रोड विभव से ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड विभव से क्वेश्चन सब्जेक्टिव कैसे बनता है, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। पहले आप लोग हेडिंग करिएगा, इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। बात छोड़ो, कारकों पर निर्भर करता है। अब ये इसका मतलब नहीं समझ रहे तो मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोग की पढ़ाई कब शुरू करता है, कब करते हैं? जब एग्जाम पास में आ जाता है तभी तो सर शुरू करते हो 10-10 घंटे पढ़ने। उसके पहले आप लोग नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों? क्योंकि एग्जाम आपका ऐसा कारक है जो कि आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेशन देता है, या फिर घर से कोई मोटिवेट कर दे तब आप लोग पढ़ते हो। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पर निर्भर करता है, कब इलेक्ट्रोड विभव अधिक हो जाता है, कब कम हो जाता है, ये किन चीजों पर निर्भर करता है, उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है आप सभी लोग, जो विलयन की सांद्रता। देखो, इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था, किसी धातु का क्षण किसी धातु के लवण के विलयन में डाल दिया जाता है तो इस पे कुछ चार्ज आ जाता है, इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये चार्ज किस पे निर्भर करता है? विलयन की सांद्रता पे। जो ये विलयन था ना, इस विलयन की सांद्रता पे, विलयन की सांद्रता पर, यह विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट किस पे निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चौथा पॉइंट विद्युत, देखो ये जो विद्युत अपघट्ट इसमें डाला गया है इसके प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ताप तथा दाब पर निर्भर करता है, ताप तथा दाब पर। देखिए, अब देखिए इसमें जो विद्युत अपघट्ट डाला गया है इसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विद्युत अपघट्ट कैसा है इस पे डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रोड विभव कितना कम बेसी होगा। और ताप तथा दाब पर भी निर्भर करता है ये इलेक्ट्रोड विभव। इतना हो गया, सभी लोग लिख लो इन सभी पॉइंट को, ठीक है, सभी लोग लिख लो। 1 मिनट, एक क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पीडीएफ लगा कि नहीं? अरे यार, ये तो वो गलती से पीडीएफ दूसरा लग गया। 1 मिनट, मुझे अजय सर को बुलाने दो। 1 मिनट, अजय सर को बुलाने दो, पीडीएफ गलती लग गया यार, फिजिक्स का क्वेश्चन का पीडीएफ लग गया। क्या बताऊं मैं? 1 मिनट, 1 मिनट का समय देना मुझे जरा से।
हेमंत करो, आप हैंड राइज करो जल्दी से। सर पीडीएफ लगा रहे हैं, जल्दी से करो हेमंत। क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर पीडीएफ लगाते रहिए सर आप। हाँ हेमंत, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए। हेमंत सर आप पीडीएफ लगाइए फटाक से। हेमंत, हेमंत बोलोगे? नहीं बोलोगे? ये टाइम पास होता है यार हेमंत, इसीलिए तो मैं कहता हूं। चलो क्वेश्चन सर पीडीएफ लगा लें, लगाइए सर जल्दी पीडीएफ लगाइए। नहीं बोलोगे? चलो ठीक है, जाने दो, बाद में आप पूछ लेना क्या प्रॉब्लम, फोन करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब मत करो हैंड राइज यार, आप लोग बदमाश हो। चलो ये पीडीएफ लग चुका है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कैसे पूछेगा। देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव पे निर्भर करने वाले कारकों पे क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो किस प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, बताओ किन चीजों पे निर्भर करता है। यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप ये पढ़े रहोगे याद रहेगा किन बातों पे निर्भर करता, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। बताओ उपरोक्त सभी पे निर्भर करता ना, विलयन के ताप पर विलयन की मोलकता पे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में जहां पे सांद्रता पढ़ा रहे थे, मैंने बताया सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका होता है मोलकता, तो विलयन के मोलकता पे निर्भर करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछ लेता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। देखो शून्य किसके लिए होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यस या सी मानक हाइड्रोजन विभव पढ़ेंगे तो उसके लिए शून्य होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन ना, तो किसके लिए ये बताइए जरा फिर से बताइएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है सिंपल कि इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पे निर्भर करता है, आप आसानी से कर लोगे ना, याद रहोगे तो कर लोगे ना। अब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं ये भी आप लोग जान चुके हो, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है, इसके आगे चलते हैं ना। ये क्वेश्चन हमने हटाया, इसको रब किया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहां से बनते हैं। कैसे बनते हैं ये सभी चीजें हम लोग समझेंगे, बस ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या डालना हेडिंग? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या हेडिंग डालना आपको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान देना, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग इसे SHE भी कह सकते हैं। ध्यान देना, अगर आप लोग इलेक्ट्रोड समझे हैं तभी यह समझ में आएगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या होता है यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कॉन्सेप्ट सभी लोग पहले समझो, ध्यान से समझना सभी लोग, अन्यथा सर के ऊपर से चला जाएगा। देखिए क्या हुआ था, साइंटिस्टों ने बता दिया था आप लोगों को कि कैसे आपको बनाना है इलेक्ट्रोड, मतलब कैसे बनाना है आपको इलेक्ट्रोड कैसे बनाना है, यह आपको साइंटिस्ट ने बता रखा था। मैंने भी आपको बता रखा था। आपको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको एक बाटल लेना होगा, बाटल में जिंक का एक लवण का विलयन रखना होगा और इसमें एक डंडा लटका देना होगा जिंक का छड़ की, ये भी इलेक्ट्रोड बन गया। ये मैंने आपको बताया था ना कि कैसे आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, ये हमने आपको पीछे बताया था। आपको जब मैंने पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोड तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि किसी भी धातु का छड़, जैसे ये जिंक का छड़ हो गया, इसी जिंक के लवण के विलयन में, जिंक के लवण का विलयन ये जिंक SO4 आप ले सकते हो, ZnSO4, इसके लवण के विलयन में खड़ा कर देने पर इस जिंक के छड़ पर क्या आवेश हो जाता, आवेश उत्पन्न हो जाता, विभव उत्पन्न हो जाता, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं ना,
ठीक है। तो सभी लोग क्या करने लगे, जैसे आप मतीन, हमारे मतीन, सब लोग बहुत चालाक आदमी बनने लगे। सब लोग क्या करने लगे, अपना अपना एक इलेक्ट्रोड बना बना के साइंटिस्ट के पास पहुंचे रहे, भाई भाई हमारे इस इलेक्ट्रोड का विभव नाप के बताओ कितना वोल्ट है। जैसे इसमें मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए एक्स पर्सन, मान लीजिए मैं एक नाम लेता हूं आकाश। आकाश ने एक इलेक्ट्रोड बनाया विभव और लेके पहुंच गया साइंटिस्ट के पास कि भाई मेरे इस इलेक्ट्रोड का विभव बताओ। अब साइंटिस्ट इसे नाप नहीं पा रहा था, कैसे नापेगा, कोई यंत्र तो चाहिए नापने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, है नहीं। जब आपके पास एक इलेक्ट्रोड विभव वाला चीज बन गया तो विभव को नापने के लिए कुछ तो यंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, है ना, कुछ तो यंत्र चाहिए। तो यंत्र बनाने की बात आ गई, यंत्र बनाने की बात आ गई, है ना। जैसे मान लीजिए एक पंकज गुप्ता है, पंकज गुप्ता, ठीक है, पंकज गुप्ता है, मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है। इन्होंने एक मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड बनाया जाता, उनको बस समझ में आ गया इलेक्ट्रोड बनाने। जब उनको इलेक्ट्रोड बनाने समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोड बनाए और साइंटिस्ट के सर पे लाके फोड़ दिए, तो मेरे इस इलेक्ट्रोड का विभव नापो। साइंटिस्ट का यार कितने लोगों का विभव नापेंगे, एक बार मैंने अभी आकाश का नापा था, तब पंकज का नापा, फिर उसके बाद फिर शिवदयाल कुमार पहुंच गए, शिवदयाल कुमार, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है ना। मान लीजिए उसके बाद राम बाग पहुंच गए, राम बाग के बाद कौन जाएगा, राम बाग के बाद कौन जाएगा, मान लीजिए कौन जाएगा, कोई भी चला गया, माला नीरज पहुंच गए। सब लोग पहुंच रहे हैं एक एक इलेक्ट्रोड बना बना के साइंटिस्ट के पास कि निकालो इसका जो है विभव। सब लोग पहुंच रहे हैं, है ना। अब साइंटिस्ट परेशान होगा, मुझे इस सबका इलेक्ट्रोड का विभव कैसे नापे। उसका काम थोड़ी ना कि अपने घर परिवार सबको छोड़ के बस इलेक्ट्रोड विभव ही नापे बैठकर एक दुकान खोल के, है ना। क्या करे, कुछ तो सिस्टम निकालना पड़ेगा, बताओ जरूरत क्यों पड़ी, बताओ, कुछ तो सिस्टम निकालना पड़ेगा, हाँ, है ना। घर द्वार बच्चे बीबी को छोड़कर जाके सबका वही इलेक्ट्रोड विभव निकालने फिरे, साइंटिस्ट इसलिए थोड़ी नहीं बनाता हो, है ना। अब कुछ लोग सोचेंगे सर विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज कर लो, बहुत बढ़िया, वोल्ट मीटर में नापने के लिए आपको धन ऋण दोनों चाहिए था, इसमें तो केवल एक ही विभव है, कैसे नापोगे उससे। वो तो वोल्ट मीटर वहां पे तार वाला विभव जो उतना हाई लेवल लगाओगे इसमें पता ही नहीं चलेगा। अरे वोल्ट मीटर नापते थे तो हाई वोल्टेज का नापते थे ना वोल्ट मीटर से। अब यहाँ पे पॉइंट में तो वैल्यू आएगा 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट, और उससे वोल्ट मीटर में हिलेगा ही नहीं उसका तार साथ, कैसे नापोगे। तो नापने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, बात समझ में आ रही है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर वोल्ट मीटर को कैसे कराना है, बताओ, कुछ तो नापने के लिए बनाना होगा। मैं इसका फोटो खींच लेता हूं क्योंकि यही एग्जाम्पल जब यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर लूंगा ना तो मैं लूंगा इन्हीं सभी लोगों का नाम, हाँ ठीक है, क्योंकि इन लोगों को पूरा दुनिया जाने, पंकज गुप्ता को, आकाश को, शिवदयाल को, रामबाण को और नीरज को, और किसी का, ठीक है, यूट्यूब पे तो सब लोग देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये समस्या आ गई साइंटिस्ट के बाद। साइंटिस्ट तो 2-4-6 महीने साइंटिस्ट सोए तक नहीं भाई, अब बीवी को घर द्वार सबको छोड़ के बस सबका विभव नापने का काम तो उनके पास था नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया, हम कुछ ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव नाप सकते हो। ऐसा उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव जो है नाप सकते हो। तो वह सिस्टम में यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या है मुझे नहीं बताना चाहिए, आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या है। मैंने इस पे इतना समय वेस्ट किया है, आप बताओ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, बताओ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या है, बताओ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या है, बताओ।
सबसे पहला काम क्या है बताओ? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या है? विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना ना ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव का काम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों के विभव का मापन करने के लिए मानक हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूं, हाइड्रोजन लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया ठीक है ना? समझिए किसका काम क्या है? विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों के विभव के मापन के लिए मानक का निर्माण किया गया। अब समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। हम लोग क्या किए थे, देखना सभी लोग ध्यान से। हम लोग क्या किए थे, एक डब्बा लिए थे इस तरह से, ठीक है, एक डब्बा इस तरह से लिए थे। इस डब्बा में हमने क्या किया, ये आपका एक परख नली डाला इस तरह से। देखो कोई नहीं आपको बताएगा इतना कंसेप्ट है साथ में, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना, कोई लापरवाही मत करना। आप लोग बहुत मेहनत से आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों का इसका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता है, मुझे पता है। ये आपका इस तरह से, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस तरह से ना, ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो देखो क्या करते हैं हम लोग, एक डब्बा लेते हैं, डब्बे में हम लोग ये सॉल्यूशन डालते हैं, वो विलयन, ये विलयन डाल रखा है हमने, ठीक है, ये विलयन डाल रखा है, ठीक है। विलयन किसका है? HCl का है। विलयन किसका है? HCl का विलयन है, और इसकी सांद्रता क्या? 1m सांद्रता है, 1m इसकी सांद्रता है। HCl का विलयन है जिसकी सांद्रता 1m है, और टेम्परेचर ताप कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम लोग ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखे, हम लोग बना रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव नापेंगे। कैसे नापेंगे बता दे रहा हूं, आप लोग भी अगर इलेक्ट्रोड वगैरह बनाना तो नाप लेना। देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, गैस। लेकिन ये जो रेड वाला छड़ है ना, ये हाइड्रोजन का नहीं होता है, ये होता है प्लेटिनम का, पीटी का ये छड़ होता है। ये हाइड्रोजन का छड़ नहीं होता है, ये प्लेटिनम का तार होता है। प्लेटिनम का क्या होता है? तार होता है। ये प्लेटिनम का तार होता है ना, किसका तार होता है? प्लेटिनम का तार होता है। ये हाइड्रोजन का तार नहीं होता है, प्लेटिनम का तार होता है। बात समझना सभी लोग, ये हाइड्रोजन का तार नहीं होता है, ये प्लेटिनम का तार होता है, पीटी का तार होता है। बात मेरी समझ में आ रही सभी को? बताओ हाँ या ना? ये हाइड्रोजन का नहीं होता, ये प्लेटिनम का होता है, रेड वाला। लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप तो कह रहे हो इसका नाम हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम का तार यूज कर रहे हो, मतलब इसका नाम क्यों पड़ा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? कुछ लोग सोचेंगे, दिमाग में आएगा, लाजमी भी है, आप तो साइंस पढ़ रहे हो, आना भी चाहिए। क्यों भाई, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका नाम क्यों रखा गया, जबकि हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम का तार यूज कर रहे हैं ना। तो ध्यान देना क्या होता है, प्लेटिनम हाइड्रोजन जो होता है ये तो गैस होती है, इसका कोई राड तो बनेगा नहीं। ये हाइड्रोजन गैस होती है, इसका कोई राड बनेगा नहीं। राड बन जाएगा? गैस को राड बना सकते हो क्या? गैस का राड बना सकते हो क्या आप लोग? नहीं बना सकते, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेटिनम को हम लोग यूज करते हैं और यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, इस प्लेटिनम के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो ये प्लेटिनम नहीं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन गया। क्यों? क्योंकि है तो ये छड़ जिसका है उसका रहने दो, लेकिन इस पे चारों तरफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बैठे हुए हैं। तो
ये किसका हो गया? ये प्लेटिनम का नहीं, ये हाइड्रोजन का छड़ हो गया, ये हाइड्रोजन का छड़ हो गया। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये किसका है? ये हाइड्रोजन का एक तरह से छड़ होगा, क्योंकि प्लेटिनम के तार पर ये हाइड्रोजन आके अवशोषित हो गया, अधिशोषित हो गया ना। अब ये H2 काम करेगा। अब ये प्लेटिनम से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? और इस पूरे सिस्टम का जो इलेक्ट्रोड विभव है, इस पूरे सिस्टम का जो इलेक्ट्रोड विभव है, हम लोग मानते हैं कि 0 है ना? इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोड विभव 0 नापते हैं। कितना? 0। इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना मानते हैं? 0 मापते हैं। इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना मानते हैं? 0 नापते हैं। इसका इलेक्ट्रोड विभव हम लोग कितना मानते हैं? 0 नापते हैं। क्या मानते हैं? 0 नापते हैं, 0 मानते हैं। इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 मानते हैं, ठीक है। अब इसका भी हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है। नया वाला जो भी इलेक्ट्रोड मान लो, जो भी बनाकर लेकर आया हो, किसका नाम हमने पहले पहले लिया था? आकाश का। आकाश 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 ने जो इलेक्ट्रोड को बनाकर लेकर आया था, आकाश वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग यहां पे लगा देते हैं। इस तरह से आकाश वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं? यहां पे लगा देते हैं, ठीक है ना। जिसका मुझे इलेक्ट्रोड विभव मापते हैं ना। अब क्या करते हैं जब लगाते हैं? और यहां पे देखिए, एक तार इसका, एक तार इसका, एक तार इसका, यहां पे लगा देते हैं। आपका क्या लगा देते हैं? यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास एक ही तार था, वोल्ट मीटर में 2 तार चाहिए था। वोल्ट मीटर लगा देते हैं। जैसे ही वोल्ट मीटर लगाते हैं, वैसे ही कुछ वोल्टेज आता है इस पे। मान लीजिए 1.1 वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब 1.1 वोल्टेज किसका है? ये आकाश वाले वोल्टेज इलेक्ट्रोड का है ना, क्योंकि इसका तो 0 माने हैं हम लोग, तो जो 1.1 आया है वो आकाश वाले का ही आया है ना। तो ये इस तरह से हम लोग नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग ज्ञात करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? और रही बात एग्जाम में सर कैसा पूछता है, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे यूज करते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है। मैंने आपको पूरा समझा दिया। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा और स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप बीच से कूदे होंगे तो शायद ही आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर आप कैसे पता करोगे आप बीच से कूदे हो? आपके बगल में दिल है, दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या फर्स्ट का स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हो? अगर अंदर से आवाज आती हाँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आया, क्योंकि मैंने सबसे आसान तरीके से आपको समझाया। जाके देख लेना, कोई इस तरह से नहीं समझा सकता। अगर अंदर से आवाज आती नहीं तो आपको नहीं समझ में आए, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि आगे और कठिन होने वाला है ये तीसरा चैप्टर। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? ये कोई बाबा जी का यहाँ पे खैरात नहीं बत रहा है कि जब मन करे तब आप आ जाओ क्लास में, आपको समझ में आने लगेगा। नहीं, ये पढ़ाई है, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। मैं इसको बताने के लिए मैंने पहले आपको पूरा इलेक्ट्रोड बताया, मानक इलेक्ट्रोड बताया, सब चीजें बताया, तब मैंने इसको बताया, है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, एक बार जो मैंने बताया है इसको दिमाग में सभी लोग एक बार रिवीजन करें। एक बार सोचे मैंने क्या बताया है, उसके बाद मैं इसकी स्टेटमेंट को लिखवाऊंगा जो कि आपको लिखना है, ठीक है। एक बार सभी लोग दिमाग में कमेंट बाजी रोककर सभी लोग सोचे कि मैंने क्या बताया है। एक बार सभी लोग दिमाग से सोचे मैंने क्या पढ़ाया है इसमें। शुभम यादव, नहीं, देखो भाई, जब हमने ये बताओ, 2 लोग हैं, सिंपल सी चीजें हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है शुभम की सर जब इसका 0 तो इसका वैसे कैसे होगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, 2 आदमी हैं, आप शुभम हो और कोई किसको लें यार, इधर लड़कियों को नाम है ईसा,
सुमन, निशा, किसका नाम ले यार, चलो कोमल, अरे यार सब लड़कियों का नाम ही आ रहा है, अरविंद, नहीं तो लड़कियां करेंगे हम चोर नहीं, आप हो और अरविंद हो, ठीक है, 2 लोग हो आप, ठीक है, 2 लोग हो, 2 लोगों में से मुझे पता करना चोर कौन है या झूठ कौन बोल रहा है, ठीक है ना, है ना। तो मेरे पास समय की कमी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो पोलोमीटर, जो झूठ की नापने वाली मशीन आती है, वो लगाया आपको, या फिर आपका जो मैंने क्या होता है, जो फिल्मों में जांच वगैरह होता है, आपको मैंने चेक किया, पता चला कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सब चीजें सही सही बता रहे हो। अब 2 ही लोग हैं यहाँ पे, आप तो सही सही बता रहे हो, आपका तो 0 है झूठ बोलने की परसेंटेज। तो दूसरा वाला जो है, मैं इसका बिना चेक किए बता सकता हूं, उसी का तो झूठ बोल रहा है। क्यों भाई, क्यों भाई शुभम, शुभम जी, क्यों, बात सही कि नहीं, बता सकते हो कि नहीं, हाँ, तो वही तो किया हूं, इसका तो 0 होता है, क्योंकि इसका एक विशेष कंडीशन है, एक 1 m सांद्रता 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, और यह Cl का ही विलयन लेंगे, प्लेटिनम का ही तार लेंगे, हाइड्रोजन ही यहां से प्रोवाइड करेंगे, तो हर कंडीशन में इसका 0 होगा। अब यहां पे वोल्टमीटर में जो वोल्टेज आएगा वो नेक्स्ट वाले ही जो इलेक्ट्रोड होगा उसी का आएगा। बात समझ में आ गई, हाँ, क्यों अस्मिता पवार, समझ में आई बात, हाँ। अब फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर आपको बनाना होगा, बोर्ड में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, समझे, इसलिए इलेक्ट्रोड बनाना होगा, इसीलिए मैंने आपके सामने बनाया इसका फिगर। बना लो फिगर, फिर मैं इसकी संरचना पूरा लिखवाता हूं, कैसे क्या लिखना है। हाँ, ये Cl ही लेंगे, ये Cl के अलावा दूसरा कोई चीज नहीं ले सकते। जल्दी बनाओ, सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन करने के लिए पूछा जाता है, सचित्र वर्णन करने के लिए ही पूछा जाता है। अब क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। हाँ, कभी कभी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में। जैसे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता दूं, ये वाला बताओ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, क्यों होता है 0, बताओ, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, क्यों होता है ना, 0 होता है क्योंकि हाइड्रोजन तरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। हाइड्रोजन परमाणु से केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का धातु होता है, भी है ना, इसका 0 माना जाता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों भाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ये तो आगे का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप बी बता रहे हो, अभी इस क्वेश्चन में आप लोग बी बता रहे हो, लेकिन बी इसका आंसर है नहीं, ठीक है, इसका मैं एक्सक्लेमेशन आगे दूंगा, ठीक है, अभी आप बी समझो, ठीक है, इसका बी है नहीं आंसर, मैं इसका एक्सक्लेमेशन आगे दूंगा, अभी नहीं। ABCD मत करो, नहीं समझ में आ रहा है मत पढ़ो, ठीक है, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। आप लोग फिगर बनाओ, तो मुझे जैसे 1 मिनट के लिए मैं आता हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे समय पानी लाने में, ठीक है, 1 मिनट का समय लगेगा मुझे पानी लाने में, 1 मिनट का समय देना मुझे, ठीक है।
हेलो, एक मिनट आ गया मैंने। चलिए, चलिए हो गया ना। चलिए इसको, चलो 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 ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। ये इतना समझ में आया सभी को पॉइंट कैसे क्या होता है? इसको लिखवाएं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं दिखा देना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। शून्य होता है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोड को स्वेच्छा से शून्य मान लेते हैं। यहाँ पे यही आपका इसका आंसर अभी आप लोग दोगे, ठीक है। इसके टेक्निकली में नहीं जाओगे, इसका वजह भी एक होता है जो कि मैं नहीं बताना चाहता हूं अभी। अगर आपके बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही आंसर देना है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, ठीक है। आपको यही देना है आंसर ना। हालांकि इसका एक और कारण भी हो सकता है, लेकिन आपको यही देना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, मानक हाइड्रोजन विभव का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हमें इसे मापना है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो मैं अब आपको इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। कैसे लिखा जाता है स्टेटमेंट, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अब इसे पढ़ना सभी लोग। देखो क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बर्तन में एक संरचना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बर्तन लिया। तो एक बर्तन में क्या हमने लिया, एक बर्तन में HCl का विलयन भर के, HCl का विलयन भरकर। देखो कैसे लिखा जाता है, जो हमने किया उसी तो लिख रहे हैं, भरकर। HCl का, किसका विलयन? HCl का विलयन, हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन भरकर, जिसकी सांद्रता कितना हो, 1 m हो। जिसकी सांद्रता कितना होना चाहिए, 1 m हो। जिसकी सांद्रता 1 m हो तथा ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा ताप जिसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसका ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस विलयन में कांच की एक नली में, इस विलयन में, ये देखो कांच की नली होती है, कांच की एक नली में, कांच की एक नली में प्लेटिनियम का तार, पीटी, प्लेटिनियम का जो तार होता है, प्लेटिनियम का तार लटका देते हैं। प्लेटिनियम का तार, देखो एक प्लेट है, प्लेटिनियम का तार एक प्लेट है, यह प्लेट, एक प्लेट के साथ क्या लटका देते हैं। प्लेट के साथ क्या करते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। कांच में एक एटीएम का दाब से, कांच में जो है हम लोग 1 ATM की दाब से क्या करते हैं, वायु भर देते हैं, ये इसकी संरचना होगी ना। ये इसकी संरचना नहीं, वायु नहीं, हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, H2 भर देते हैं, H2 भर देते हैं। ये लिख लोगे, बताओ। एक एटीएम, 1 m का मतलब, सचिन आप इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ लो। 1 m का मतलब एक मोलर सांद्रता, ठीक है। इसे आप लोग लिख लोगे। तो देखिए मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है आप सभी लोगों के सामने। हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, एक बर्तन में HCl का विलयन लिया, जिसे भरा हमने, भरकर उसकी सांद्रता, जो विलयन भरा उसकी सांद्रता कितना, 1 m सांद्रता रखा, तो ताप कितना रखा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखा, ठीक है। इस विलयन में कांच की एक नली हमने डाला। ये कांच की नली आपका, इस कांच की नली में प्लेटिनम का तार से एक प्लेट को बांधकर लटका दिए, प्लेटिनम के तार से एक प्लेट को बांधकर क्या गए, लटका दिया, और कांच में 1 ATM की दाब से हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है। 1 ATM की दाब से हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो ये आपका पूरा बन गया, इस तरह से क्या बन गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
जो नहीं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE बन गया, ठीक है। लेकिन अब इसकी क्रिया विधि क्या होती है, किस तरह से आप इसको मापते हो, ये अब आपको पढ़ना है। तो आप इसे एक बार लिख लीजिए, तो मैं इसको रब करके इसकी क्रिया विधि हम लोग लिखा देते हैं, ठीक है। एटीएम का मतलब दाब का मात्रक होता है, लकी दिनकर। एटीएम का मतलब दाब का मात्रक होता है, प्रेशर का मात्रक होता है। एटीएम, वायुमंडल, ये सभी फिजिक्स में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अभी एटीएम याद कर लो, मशीन वाला एटीएम नहीं। लिख लो सभी लोग, मैं हट गया। समझ लो, ये आपका 2 से 3 अंकों तक का नंबर तैयार कर दिया ना। लांग में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। कभी कभी पूछा जाएगा कि ये प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में तार किसका लेते हैं, तो प्लेटिनम का लेते हैं। अरे यार, आप जो मैं बताता हूं कभी कभी पूछा जाएगा, इस पॉइंट को आप नोट बनाकर या थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख लिया करो अपनी कॉपी पे। ये पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव शून्य किसका होता है, तो मानक हाइड्रोजन विभव का होता है। जो ये तार लेते हैं, तार किसका लेते हैं, प्लेटिनम का लेते हैं, ये पूछा जाएगा, ठीक है। हो गया। आप लोग सभी लोग लिख लिए, तो इसको मैं रब कर रहा हूं ना, इसको मैं रब कर रहा हूं। संरचना लिख लिए, संरचना कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे, हालांकि वर्किंग मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे काम करता है, वर्किंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, है ना। तो चलिए वर्किंग हम लोग लिखते हैं, कार्य विधि कैसे होता है। पहले कार्य विधि कैसे होता है ये लिखने से पहले नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखना है आपको कि SHE का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। SHE मतलब अब मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड न लिख के SHE लिख रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जल्दी हो जा रहा है, आप लोग भी लिख लेना, क्योंकि इससे आपका समय, पेन का स्याही, सब चीजें बचेंगी, है ना। SHE का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है ना। अब इसका कार्य विधि क्या होता है, इसको लिख लो सभी लोग। कार्य विधि किस तरह से यह कार्य करता है, देखो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी संरचना सहित सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको इसी तरह से लिखना होगा, ठीक है। मैं तो बहुत कम में लिखवा दे रहा हूं, किताब में देखोगे और बड़े से दिए हैं। तो चलिए मैं कार्य विधि लिख रहा हूं, ठीक है। कार्य विधि में क्या, जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना होता है। देखिए, जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है, उसे ना SHE के बराबर रखकर, उसे SHE के क्या करते हैं, बराबर रखकर उसे SHE के बराबर रखकर दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर क्या करते हैं, लगा देते हैं। दोनों के बीच में वोल्ट मीटर क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं। और वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होता है, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होता है, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होता है वही आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होता है वही आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, वही आपके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, वही आपके क्या, इलेक्ट्रोड का वही आपके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। समझ में आया? यह आपका इसका कार्य विधि होगा, जो कि 60 में मैंने लिखवा दिया।
तो देखिए यहां पर हमने कार्य विधि इसका लिखा है। क्या लिखा है कार्य विधि, ध्यान से पढ़िए सभी लोग। जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, जिसे इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, इसे हम लोग SHE के बराबर रखते हैं। सबसे पहले ये जो SHE इसकी के बराबर हम इस इलेक्ट्रोड को रखेंगे। दोनों के बीच में एक वोल्टमीटर लगाएंगे, जो कि ये लगा हुआ है वोल्टमीटर, ठीक है। अब झुके देखो, वो लगाएंगे। वोल्टमीटर का जो रीडिंग होता है वही इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। देखो भाई मैंने सीधी सी बता दिया, इसका तो हमने 0 मान रखा है, जो रीडिंग आएगा वो इसी का विभव होगा। इस तरह से जितने लोग वहां पे जा रहे थे, जैसे आपके आकाश गए थे, शिव दयाल गए थे, तो सभी का हम लोग क्या निकाल लिए, सभी के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वयं से वो निकाल लिए। बस एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को खरीद कर लाना था, या खुद से बना भी सकते हो। मैंने बनाने की संरचना पूरा बता भी दिया, समझ में आया। रीडिंग का मतलब इस पे जो आपका मान आएगा उसी को रीडिंग कहते हैं, ठीक है। और जिसको रीडिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा है भाई, रीडिंग का मतलब यही होता है इस पे जो वैल्यू आता है, जो जितना बताता है उसी को हम लोग रीडिंग कहते हैं। क्या सभी को इतना समझ में आया? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, बताइए, अरे बताइए सभी लोग। शुभम, ईश्वर, लकी, कर लोगे आप सभी लोग? चलिए आगे आप हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या, विद्युत रासायनिक सेल। तो ये आप सभी लोगों का हो गया। तो आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। जो मैंने आपको एक बताया था क्या क्या पढ़ना, उसमें देखिए आपका यहां तक सभी चीजें हो गई। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी मैंने बताया, ठीक है। और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं फिर से बता दूं आपसे। सीधे पूछेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप लोग भाई, क्या समझते हैं? पढ़े रहोगे तभी तो बताओगे। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना, कार्य विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। SHE का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैंने, है ना, कर लोगे सभी लोग। चलिए अब सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का मतलब क्या होता है, सेल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने एक सेल तो आपको पहले ही पढ़ा रखा है, कब, जब विद्युत अपघटन पढ़ा रहे थे ना। तो ध्यान देना, सेल क्या होता है। सेल आपको या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। सेल क्या होता है, सेल या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। सेल किसे कहते हैं इतना तो आपको पता ही होगा, बताइए। सेल, 1 मिनट में स्याही भर लूं। सचिन, सबको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा इसका मतलब आप लेट आए होंगे, बस यही बात है। क्यों सचिन, सही बात है ना। सचिन यादव, लेट आए हो ना, या फिर रेगुलर नहीं होंगे। देखो भाई, आपसे अगर जो क्लास छोड़ेगा ना, मैं बता रहा हूं उसका हाजिर बहुत खराब होगा, उसका बहुत ही खराब होने वाला। क्योंकि अब देखो, हो सकता है कल आप लोगों का क्लास ना हो, ठीक है। दरअसल क्या, जो इंटरव्यू मैंने दिया था ना, उसमें मेरा नंबर एक किसी के साथ कोलैप्स कर गया है, ठीक है। उसका भी मेरा नंबर समान हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक जो 21 तारीख वाला मैंने दिया था, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से दोनों लोगों का लेने वाले हैं, जो उसमें बेस्ट होगा उसी को रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी रात में क्लियर होगा। एक बार फिर से लेक्चर को देख लीजिएगा, है ना। 21 तारीख वाला, 18 वाले में तो पास हो गए हैं। नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, मुझे जाना ही होगा, ठीक है। हो सकता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले लें, ठीक है। हाँ, तो मैंने इसके लिए क्या किया है, आप लोगों के लिए एक लेक्चर तैयार किया है, करीब 9 से 10 घंटे का मेहनत करके किया है, ठीक है। जिसमें पूरा विलियन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। और ना, अब देखता हूं क्या होता है प्लानिंग। अगर होगा तो मैं यूट्यूब पे वो लेक्चर चलवा दूंगा, ठीक है। आप देख लेना, रिवीजन हो जाएगा पूरा विलियन, ठीक है। हाँ, 9 से 10 घंटे का, ठीक है।
कम समय में आप पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो आप भूल रहे हो उसको याद कर लेना, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आवश्यक सूचना देकर आज रात तक मैं बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, एक बार में पूरा कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया है ना। 9-10 घंटे में। चलो अब हम पॉइंट पर आते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे। तो सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, जिसे विद्युत ऊर्जा को या तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आपके घर में सेल है, सेल लगा होगा ना, ये काम करता है ना। तो सेल जो होता है, देखो सेल का डिफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में सेल का डिफिनेशन पूछा नहीं जाता है ना। सेल का डिफिनेशन इसलिए मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। बस इतना समझो सेल क्या होता है एक तरह से। अच्छा ये बताओ, सेल जो आपके लाइट में सेल जो लगती है, उस सेल में क्या होता है, आप वो सेल में क्या होता है, सिंपल हो जाता है, वो कुछ उसमें रासायनिक पदार्थ रखा होता है, वही ऊर्जा देता है और लाइट आपकी जलती है। तो सेल क्या होता है, एक तरह से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो वही बात है, जो सेल होता है ना, ये सेल जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन, एक तो विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा होता है आपका विद्युत रासायनिक सेल। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल, है ना। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल। 2 प्रकार का सेल होता है, एक विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा क्या, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल हमने विद्युत अपघटन वाले प्रक्रिया में पूरा पढ़ रखे हैं, पूरा पढ़ रखे ना। बताओ, विद्युत अपघटन वाले प्रक्रिया में विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पूरा पढ़ रखा ना कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। मैंने इसमें जो जो पढ़ा मैं बता देता हूं शॉर्ट में आपको, शायद अगर आप लोग एक बार रिवीजन कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हमने बताया है आपको, जो विद्युत अपघटन वाली प्रक्रिया होती ये एक अस्वतः प्रक्रम होता है, अस्वतः प्रक्रम होता है, ये मैंने बताया था आपको, है ना। बताया था कि नहीं बताया था आपको ना। और आपको मैंने विद्युत अपघटनी सेल के बारे में यह बताया था, इसमें एनोड जो होता है, एनोड होता है, इसमें क्या होता है, अपचयन होता है कि ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, निगेटिव होता है ना, ये मैंने आपको बताया था। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, बताओ बताओ, भूल गए हो क्या आप लोग, छोड़ो जाने दो, है ना। क्या बता रखा आपको, है ना। इसी तरह कैथोड, कैथोड होता है, कैथोड पर क्या अपचयन होता है, इस पे क्या निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, ये आप बताओगे, ठीक है। देख लेना सभी लोग, ठीक है, ये मैंने बता रखा है ना। ये सभी चीजें पूरा मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा रखा है, नहीं लोन वाला ट्रिक यहां पे लगेगा, ठीक है। एनोड पर क्या जा रहा था बताइए, विद्युत रासायनिक से विद्युत अपघटन सेल में एनोड पर क्या जा रहा था, एनोड क्या था, पॉजिटिव या निगेटिव, भूल गए सभी लोग। और एनोड पर था क्या, एनोड पर प्लस आ रहा था कि माइनस, कंफ्यूज हो सभी लोग, भयंकर कंफ्यूज हो भाई, ऐसे नहीं पढ़ाई होगी, इस तरह से नहीं होगी, ध्यान दो। बहुत बुरी स्थिति है आप लोगों का। ध्यान दो इधर सभी लोग, यार ऐसे कैसे काम चलेगा आप लोगों का ना, ध्यान दो। देखो कैसे पता करोगे कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, देखो मैं विद्युत अपघटनी सेल का बता रहा हूं, ध्यान देना।
जब क्या होता था, हम लोग क्या तोड़ते थे, यहाँ पर एक NaCl तोड़ते थे इस तरह से ना, दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालते थे ना, ऐसे ही डाले थे ना विद्युत अपघटन में। देखो मैं समझा रहा हूं, फिर बताना आप इसमें पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। इसमें जब हम लोग NaCl डाल रहे थे, NaCl, ये NaCl, तो NaCl टूट जा रहा था इसमें Na प्लस और Cl माइनस में। जरा बताना ये Cl माइनस वाला कहां पे जा रहा था, एनोड पर या कैथोड पर? ये एनोड पे जा रहा था या कैथोड पे? बताओ, Cl माइनस वाला कहां पे जा रहा था, एनोड पे कि कैथोड पे? कोई है किसी के दिमाग में याद है? मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है, एनोड पर या कैथोड पर? Cl माइनस एनोड पे जाता था। मान लो ये एनोड है और ये कैथोड है, इतना तो याद है ना, तो ये एनोड पे जाएगा और ये क्या, कैथोड पे जाएगा। जरा बताओ, ये माइनस वाला एनोड पे जा रहा है, तो एनोड तो पॉजिटिव होगा तभी तो माइनस वाला एनोड पे जा रहा है। अरे अगर एनोड पे प्लस चार्ज होगा तभी तो माइनस वाला जाएगा इसके पास। अरे प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, हाँ बताओ, ये मेरी बात बताओ जरा, अगर एनोड पे प्लस वाला जा रहा है इसका मतलब एनोड क्या है? अरे एनोड पे माइनस वाला जा रहा है इसका मतलब एनोड क्या है, पॉजिटिव है। क्यों भाई, ये मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस है, पॉजिटिव है, तो विद्युत अपघटन में एनोड को क्या था, पॉजिटिव था। कैसे हुआ? और कैथोड क्या था, निगेटिव था। जब ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा अपने आप, है ना। अरे Na प्लस कैथोड पे जाएगा कब, जब कैथोड पे निगेटिव होगा तब तो पॉजिटिव जाएगा उसके, हाँ या ना? बताओ, मेरी कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप लोग ना? तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता था, यह एक असतत प्रक्रम था, इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था और इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, एनोड पर, ठीक है। कैथोड पर अपचयन हो रहा था, इस पे निगेटिव चार्ज था, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को, बताओ। बताओ, क्लियर है ना? जो सोच रहे हैं सर आपने गलत लिखा था, कुछ नहीं गलत लिखा था, मैंने वहां पे लोन वाले ट्रिक से यह बताया था कि एनोड पर निगेटिव वाला जाएगा, मैंने ये बताया था। लेकिन एनोड पॉजिटिव होगा मैंने वहां पे नहीं बताया, क्योंकि आप वहां पे बताया था तो कंफ्यूज हो गए होते आप। अब तो क्लियर है? नहीं क्लियर है? अरे सागर, क्लियर है कि नहीं आपको? हाँ, मैंने ये बताया था निगेटिव, अगर निगेटिव वाला इसके पास जा रहा। अच्छा ये आप सोचो, सिंपल सी बात है, बुरा मत मानना आप लोग, एक सिंपल सी बात है, एक लड़की जा रहा है किसी के साथ, तो लड़का ही हो सकता है ना, लड़की के साथ ही जाएगी, लड़की के साथ तो जाएगी नहीं। मान लो XYZ में मान लेते हैं हम, ठीक है, कि वो लड़के के साथ ही जाएगी, तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले के साथ ही जाएगा ना, यानी कि ये पॉजिटिव है, हाँ। तो विद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या था, पॉजिटिव था, कैथोड क्या था, निगेटिव था, है ना, है ना, है ना, है कि नहीं? यह एक असतत प्रक्रम था, इतनी बातों को याद रखना। क्लियर है ना? तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या बने, बताया था मैंने, लोन वाला ट्रिक बताया था, LOAN वाला ट्रिक। इसमें मैंने ये बताया था कि जो निगेटिव वाला होता है, जो निगेटिव वाला होता है ये कहां पे जाता है, बताओ, ये एनोड पे जाता है और वहां पे ऑक्सीकरण होता है, तो निगेटिव वाला एनोड पे जा रहा है, मैं इस फिगर में जा रहा हूं, निगेटिव वाला एनोड पे जा रहा है, मतलब एनोड पॉजिटिव है तभी तो जा रहा है, मेरी बात समझना, एनोड पॉजिटिव तभी तो जा रहा है। और इसी तरह यानी प्लस है, ये कैथोड पे जा रहा है, यानी कैथोड निगेटिव है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप लोग एक बार में नहीं समझ लेते बिना फिगर से, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ते नहीं हो, है ना। चलो ठीक है, ये मैंने 2-3 टॉपिक मैंने आपको उसमें सिखा रखा था, ठीक है,
कि किस पे एनोड होता है, किस पे ऑक्सीकरण, किस पे अपचयन होता है। ये सभी चीजें मैंने आपको समझा रखा था, ठीक है ना। और एक चीज और है, ये जो विद्युत रासायनिक विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, इसमें कौन सी क्रिया होती है बताइए। विद्युत अपघटनी सेल में कौन सी क्रिया होती है बताओ। ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है, ऊर्जा में, है ना, ठीक है, ये परिवर्तित कर रहा था, है ना, ये आपने पढ़ रखा है। ये और अस्वतः प्रक्रम होता है। हाँ, अरे यार हम वहां पे ऊपर से लाइट लगा रहे थे, वो अपने आयनों में टूट रहे थे, है ना, ये मैंने बताया था। लेकिन ये विद्युत रासायनिक सेल का क्या सिस्टम है, हालांकि इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं। जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जो अस्वतः प्रक्रम था, ये स्वतः प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम होता है, ठीक है। ये जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, ये स्वतः प्रक्रम होता है। ये जो होता है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसी में आप लोग डेनियल सेल पढ़ोगे, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। और इसमें जो एनोड होता है ना, एनोड जो होता है ना, इस पे आपका निगेटिव चार्ज होता है, और यहां पे भी ऑक्सीकरण होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं दोनों का एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। अभी नहीं समझ में आ रहा, आप परेशान मत होना, आगे पूरी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और जो कैथोड होता है, कैथोड जो होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे अपचयन होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये क्या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। मुझे आगे जो भी चीजें लिखवानी है, पढ़ानी है, मैं इतने पॉइंट में आपको बता दिया। जस्ट इसका उल्टा होता है ये। अब जो आपके लाइट में टार्च वगैरह में जो बैटरी लगती है, टार्च वगैरह में जो बैटरी लगती है ना, वो यही होती है, विद्युत रासायनिक सेल होती है, समझ रहे। उसमें क्या केमिकल वगैरह बना के भर दिया जाता है, वो आपकी विद्युत ऊर्जा देती रहती है। हाँ, वो एक तरह से विद्युत रासायनिक सेल होती है। समझ में आई बात आप लोगों को। इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। इसको इस सभी पॉइंट को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। मैंने इसको इसलिए बताया ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। ये जहां पे अस्वतः प्रक्रम होता है, यहाँ पे स्वतः प्रक्रम होता है। बताओ, हाँ, इसी की होती है। डेनियल सेल, लिथियम आयन बैटरी अलग चीज, सेल अलग चीज, बैटरी अलग चीज होती है, ठीक है। समझ में आया सभी को इतना पॉइंट। तो अब हम लोग एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? हो गया, बताओ, है ना, क्लियर है एकदम ना। इसमें उल्टा होता है, इसमें एनोड जो है निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। बताओ, ठीक है। तो चले आगे, वो कैसे होता है, ये सभी चीजें हम लोग आगे समझेंगे। अभी पहले आप जो मेन पॉइंट है, जो आगे समझना है, उनको समझ लो आप। ये अस्वतः प्रक्रम था, यहाँ पे आप बाहर से लाइट डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये स्वतः प्रक्रम होता है। जरा स्वतः कैसे, स्वतः का मतलब अपने आप शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? लाइट, मान लो ये टार्च है आपका, जो टार्चवा, जो लाइटिया बांधते हो आप, टार्चवा है आपका, इसी में बैटरी लगा दी आप, बटन टिपोगे जलने लगेगा। क्या बैटरी में कुछ बटन टूटन तो नहीं टिपा आपने? बैटरी लगाते ही टार्च जलने लगी, है कि नहीं? क्योंकि स्वतः हो जाता, सेल्फ अपने आप काम हो जाता है, स्वतः प्रक्रम होता है। ये सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसे हम लोग गैलोनिक सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल इसी का एग्जाम्पल होता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये सब चीजें हम लोग आगे सीखेंगे। समझ में आया? समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो इसको रब करें हम लोग।
चलिए इसको रब करते हैं, ठीक है। अब एक एक पॉइंट, मैं पहले विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गैलोनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में डेनियल सेल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डेनियल सेल का रिएक्शन पूछा जाता है। आप देख लेना एक क्वेश्चन पेपर उठा के, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं डेनियल सेल से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सभी चीजें, ठीक है। चलिए हो गया, तो चले आगे। हाँ, तो चलिए यूट्यूब की क्लास में सभी लोग आइए एक साथ। एक चीज ध्यान देना सभी लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूट्यूब पे क्लास में मैं पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। इससे क्या होगा, आप आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का रिवीजन यूट्यूब से होता जाएगा। इसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। आप भूलोगे नहीं, आगे जैसे चलते जाओगे पीछे का भूलोगे, लेकिन हाँ अगर यूट्यूब की क्लास में आओगे तो भूलोगे नहीं। बस आंसर आप लोग आगे आगे देते रहना, ठीक है। चलिए 7:30 बजे मिलते हैं यूट्यूब की क्लास में। पानी उनी पी लीजिएगा, हम भी पानी पीजिए, तुरंत आएंगे। हाँ लाइव है, लाइव है, ये क्लास लाइव है मेरी, ठीक है, मैं लाइव ही लेता हूं, है ना। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अब आपको 6 बजे से लेकर लगातार 10 बजे तक मेरे साथ ही रहना है डेली, ठीक है। आज की क्लास समझ में आई कि नहीं, एक बार सभी लोग बता देना। ठीक है, ओके। चलिए सभी को जय मां सरस्वती। बहुत समय हो गया है ना, 15 मिनट का समय बचा है बस। चलो वहां से क्या होगा, आपका चैप्टर 1 रिवाइज हो जाएगा ना। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो रिवीजन होता जाएगा। फिर उसी का टेस्ट ले लूंगा, टेस्ट में टॉप कर जाओगे आप लोग, पढ़ोगे तब, ठीक है। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, बस बसरते क्लास लेते जाना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। फिजिक्स का 8:30 बजे शुरू होगा, आइए सभी।